गया, क्लास लाइव है। ठीक है, कल मैंने आपको स्वप्रेरण बताया था और उससे पहले मैं आपको अन्योन्य प्रेरण बता चुका हूँ, अन्योन्य प्रेरक तो बता चुका हूँ। ठीक है, आज एक दो तीन छोटी छोटी आर्टिकल इस चैप्टर में बची हुई है और फिर ये चैप्टर बाइंड अप करते हैं। ठीक है, आज एक आर्टिकल है तुम्हारी, जो नेक्स्ट आर्टिकल है, दो समतल कुंडलियों के बीच। आज की आर्टिकल है जो पहली वाली, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू प्लेन कॉइल्स। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। अब सपोज के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये दो समतल कुंडलियां हैं भाई, एक कुंडली ये है और दूसरी कुंडली ये है, ये। ठीक है ना, और दोनों कुंडलियों को समाक्ष रखा गया है। समाक्ष का मतलब है इनका जो मुख्य अक्ष है वो एक ही है भाई, ये है, इनको बोलते हैं कोएक्सियली प्लेस्ड, यानी कि समाक्ष रखा गया है। कोएक्सियली का मतलब क्या होता है, इनका जो मुख्य अक्ष है समाक्ष, हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक है ना, और इस कुंडली में सपोज के लिए धारा प्रवाहित, I1 धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें फेरों की संख्या है N1। ठीक है ना, और इसकी जो त्रिज्या है भाई वो है R1। इसकी जो त्रिज्या है इस कुंडली की वो कितनी है, प्रत्येक फेरे की त्रिज्या R1 होगी। ये जो दूसरी कुंडली है इसकी, इसमें कोई धारा नहीं बहेगी क्योंकि धारा स्रोत केवल पहली कुंडली में लगा, दूसरी में प्रेरित धारा बहेगी। इसमें जो फेरों की संख्या है वो है N2 और जो इसकी त्रिज्या है वो R2 है। इसकी त्रिज्या कितनी है, तो थ्योरी क्या बनी, मान लेते हैं दो कोएक्सियली प्लेस्ड यानी कि समाक्ष रूप से दो कुंडलियां रखी हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 हैं और फेरों की संख्या क्रमशः कितनी है, N1 और N2। पहली कुंडली में कितनी धारा बह रही है, ये कुंडली R P कुंडली है प्राइमरी और ये है सेकेंडरी कुंडली, इसको ऐसे मान सकते हो आप इस समय। ठीक है ना, अब क्या हो रहा है कि पहली कुंडली में धारा बह रही है भाई, पहली कुंडली में धारा कितनी बह रही है, I एम्पियर की धारा बह रही है, I1 एम्पियर की धारा। ठीक है ना, इसके कारण इस कुंडली में कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इन दोनों कुंडलियों के बीच जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वो कितना है, ये हमें या आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, अब आप थ्योरी क्या लिखोगे कि मान लेते हैं R1 R2 तथा R1 R2 त्रिज्या और N1 और N2 फेरों वाली दो त्रिज्या, दो समतल कुंडलियां एक दूसरे के समाक्ष रखी गई। ठीक है, पहली कुंडली में कितनी धारा बह रही है, I1 एम्पियर की धारा। तो पहली कुंडली के केंद्र पर, पहली कुंडली के केंद्र पर I1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो आप जानते हैं किसी कुंडली में धारा प्रवाह उत्पन्न होती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो पहली कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यदि सपोज के लिए B है भाई, पहली कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, I1 धारा के कारण इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। तो आप जानते हैं B बराबर क्या होता है, B बराबर क्या होता है भाई, किसी समतल कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। जब चुंबक वाला चैप्टर पढ़ाया होगा तो ये जरूर आया होगा, और आपको याद रखना है, अगर नहीं आया तो याद रखो B बराबर होता है μ0 Ni बटे 2R। किसी
कुंडली में यदि n फेरे हों और उसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, यदि उसकी त्रिज्या r है, तो उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है μ0 Ni/2r होता है। यहाँ पे किसके केंद्र पे हो रहा है? पहली कुंडली के। तो μ0 तो ठीक है, n की जगह पे आएगा n1, I की जगह आएगा I1, r की जगह आएगा r1 आएगा, यही आएगा, कुछ और आएगा। ठीक है ना। अब चूंकि दोनों कुंडलियां हमने क्या मानी हुई है? समतल मानी हुई है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये एक समान माना गया। इस कुंडली पे ये समतल कुंडली है चूंकि, तो हम ये मानते हैं कि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र जो है हर जगह क्या है? समतल है। तो इस कुंडली से के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उससे इस द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स बद्ध होगा। कितना होगा देखो, इस चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र B को, चुंबकीय क्षेत्र B को एक समान मानते हुए, अब एक समान क्यों मानना है? क्योंकि समतल कुंडली है। एक समान मानते हुए दूसरी कुंडली, जो द्वितीय कुंडली हमने S लिखा हुआ है जिसको, तो दूसरी कुंडली के से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स आप निकालो पहले। फाई बराबर क्या होता है भाई? फाई बराबर BA, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र B के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली से या इस प्लेट कोई क्षेत्रफल है उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? फाई बराबर B/A होता है। जहां A क्या है भाई? जहां A बराबर क्या है? πr2 का स्क्वायर, यानी कि इस कुंडली के पृष्ठीय क्षेत्रफल, द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल, द्वितीय कुंडली का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है। ठीक है। तो अब B का मान समीकरण 1 से रखो, ये समीकरण फर्स्ट बना दो, इसको समीकरण नंबर सेकंड बना दो। ठीक है ना। इसलिए फाई बराबर B का मान हो जाएगा μ0 N1 I1 बटे 2r1 इंटू A का मान हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो? अब फाई का मान हम क्यों निकाल रहे हैं? देखो, आप इसलिए निकाल रहे हैं फाई का मान क्योंकि हमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालना है ना। और I बराबर क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक M बराबर क्या होता है? ध्यान दोगे तो आपको पीछे याद होगा कि N2 φ2 बटे I1 होता है, यानी कि द्वितीय कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में धारा का मान। तो इसलिए हम चूंकि हम फाई इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें φ2 चाहिए होता है। ठीक है ना। तो इसको हम फाई न लिख के, हम चाहो तो आप चूंकि द्वितीय कुंडली में बंद हो रहा है तो इसको φ2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो गया, तो φ2 को थोड़ा सा हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई μ0 N1 I1 r2 का स्क्वायर बट्टे 2r1। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक, ये तो हो गया द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब दोनों कुंडलियों के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितना होगा देखो, और इसलिए दोनों कुंडलियों के बीच पूछा जाता है, ये आर्टिकल है, दोनों कुंडलियों के बीच क्या निकालना है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक, प्रेरकत्व या प्रेरण गुणांक एक ही बात है। M हो तो M बराबर आप जानते हैं परिभाषा से, M बराबर N2 φ2 बट्टे I1। इसीलिए हम φ2 निकाल रहे हैं। फाई क्यों निकाला? क्योंकि M की परिभाषा है, आप जानते हैं। अगर आपको M की परिभाषा याद नहीं है तो आप यहाँ से देखो कि आपने कहा था कि जो द्वितीय कुंडली से जो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है सबको N2 φ2, और प्राथमिक कुंडली में यदि I1 धारा बहे तो क्या होता है कि N2 φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 बना था, और यहाँ से N2 φ2 विल बी इक्वल टू MI1 बोला था आपने, और M इक्वल टू हो जाता N2 φ2 बटे I1, ये तो बताया था।
तो ये हो गया m बराबर n2 phi2 बटे I1। अब phi2 का मान यहां से रख लो, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m विल बी इक्वल टू phi2 n2 इंटू phi2 का मान ये रख लो, पाई म्यू जीरो n1 I1 n1 I1 R2 का स्क्वायर बटे 2R1 ये तो हुआ, और बट्टे में क्या आ जाएगा I1 n2 phi2 बट्टे R1 n2 ये हो गया, phi2 का मान ये है और बट्टे R1, और देखो I1 से I1 कट जाएगा, यहाँ पे कट गया। तो m इक्वल टू हुआ भाई, m इक्वल टू म्यू जीरो पाई R2 का स्क्वायर बट्टे 2R1 म्यू जीरो पाई n1 अब इंटू n1 इंटू समीकरण नंबर 4, तो जो भी बने वो बना दो। ये जो है दोनों कुंडलियों के बीच क्या है भाई, क्या है, अन्योन्य प्रेरक तो है या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि म्यू जीरो कांस्टेंट है, हमेशा इसका मान नियत रहता है, पाई का मान भी क्या है, नियत है। R1 R2 क्योंकि दोनों कुंडलियों की त्रिज्याएं हैं, और जो दी गई कुंडलियों के लिए R1 और R2 का मान भी कांस्टेंट होगा, तो ये सारा का सारा यहां से लेकर यहां तक का भाग ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, सपोज के लिए कुछ भी लिख दो, ABCD कुछ, तो m बराबर हो जाएगा K n1 n2, जहां K एक नियतांक है, K का मान है म्यू जीरो, जहां K का मान हमने लिया है म्यू जीरो पाई R1 R2 का स्क्वायर बटे 2R1 एक नियतांक है। दी गई कुंडलियों के लिए नियतांक है, क्योंकि R1 और R2 का मान नियत रहेगा, R1 R2 का मान नियत रहेगा, और पाई और म्यू जीरो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो m बराबर K n1 n2, और अगर हम यहाँ से चूंकि ये कांस्टेंट आ गया, तो हम कह सकते हैं कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 n2, यानी कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है भाई दो कुंडलियों के बीच, वो उनमें उनके फेरों की संख्याओं के अनुक्रमानुपाती होता है, या आप कह सकते हैं फाई n1 के भी अनुक्रमानुपाती और n2 के भी अनुक्रमानुपाती, या फेरों की संख्याओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है ना, तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है बिटवीन टू प्लेन कोयल्स। अगर हम इन प्लेन कोयल्स के बीच क्रॉड्स रख दें भाई, नर्म लोहे की क्रॉड रख दें, अगर नर्म लोहे की क्रॉड रख दें, तो क्या होगा, m का मान कई गुना बढ़ जाता है। क्लियर। तो ये है तुम्हारा दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्लियर हो गया। तो ये आर्टिकल यहां पे समाप्त होती है, नोट कर लो, मिटा दो। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल जो आएगी, अब स्व प्रेरक तो भी आएगा भाई समतल कुंडली के लिए। जब अन्योन्य प्रेरण गुणांक आ गया, तो समतल कुंडली चूंकि सिंगल कुंडली भी हो सकती है, जब अन्योन्य प्रेरण हो सकता है तो क्या हो सकता है, सेल्फ इंडक्टेंस भी हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल शायद उसी पे होने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल, हाँ, समतल कुंडली का स्व प्रेरकत्व, नेक्स्ट आर्टिकल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक ही कुंडली होती है स्व प्रेरण में, तो एक ही कुंडली लेंगे, समतल कुंडली का स्व प्रेरक, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन कॉइल।
सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए प्लेन कॉइल। ठीक है, अब सपोज के लिए कोई समतल कुंडली है, ठीक है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? इसमें जो फेरों की संख्या है, ये पूरी थ्योरी है आपके लिए है कि कोई कुंडली है जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, उसमें एन फेरे हैं, और जो समतल कुंडली है उसकी जो त्रिज्या है, समतल कुंडली की जो त्रिज्या है वो सपोज के लिए कितनी है भाई? आर है। इस समय ये दिक्कत नहीं है कि R1 है R2 है, क्योंकि एक ही कुंडली है, स्वप्रेरण की बात हो रही तो उसमें दूसरी कुंडली लगने का मतलब ही नहीं। तो क्या होगा? बिल्कुल वही आर्टिकल है, और उसी तरीके से हम चलेंगे कि मान लेते हैं एक कुंडली है, समतल कुंडली, जिसमें एन फेरे हैं, ठीक है, और उस कुंडली की जो त्रिज्या है भाई वो स्मॉल आर है। कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, देखो वही तरीका होगा बिल्कुल, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय, पिछले वाले में और इसमें थोड़ा समानता आपको दिख जाएगी, लेकिन थोड़ा सा वहां पे दो कुंडलियां थी, और इतना ध्यान रखना है कि पहली कुंडली में धारा प्रवाहित की थी, दूसरी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स बद्ध हुआ था। यहाँ पे इसी कुंडली में धारा प्रवाहित होगी और जो चुंबकीय फ्लक्स बद्ध होगा वो भी इसी कुंडली में होगा। ठीक है, तो पहली कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आप जानते हैं बी बराबर, अभी आपको बताया, म्यू 0 NI बटे 2R। इसको मैं बना देता हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट। किसी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। अब इस चुंबकीय क्षेत्र को हम एक समान रूप से वितरित मान सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वास्तव में जो परिधि पे ज्यादा होगा, ठीक, लेकिन हम चूंकि प्लेन कॉइल की बात कर रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो है एक समान रूप से वितरित है, और इसलिए इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस कुंडली से एक चुंबकीय फ्लक्स बद्ध हो जाएगा फाई। इसलिए कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, इस कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स या इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, जो बोलना बोलो, फाई बराबर क्या होता है? बी। जहां ए क्या है भाई? ए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखो इसमें R1 R2 नहीं है, ध्यान रहे, पाई आर स्क्वायर, यानी कि कुंडली का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, कुंडली का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र। तो 5 बराबर बी हो गया। इसको समीकरण नंबर क्या बना दो? सेकंड। अब बी का मान समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड में रखना है, ये लिखना भी है। तो बी का मान समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड में रखो, तो 5 बराबर हो जाएगा 5 विल बी इक्वल टू, यहां से बी का मान यहां पे रखो, तो म्यू 0 NI बटे 2R और इनटू पाई आर स्क्वायर। म्यू 0 NI बटे 2R इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ से एक R कट जाएगा, यहाँ पे बचा 5 इक्वल टू R से कट जाएगा, म्यू 0 पाई N भी बचेगा, I भी बचेगा, R भी बचेगा बाय 2। समीकरण नंबर थर्ड, R से कटिए, दो यही बचा, म्यू 0 पाई NI और एक R बच गया। तो 5 बराबर हो जाएगा म्यू 0 NIR बटे 2। ये कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो गया, ठीक है ना। अब कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, और इसलिए आप जानते हैं परिभाषा से, कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व एक ही बात है। कितना होता है? L बराबर L इक्वल टू, याद रखो पिछले जो पढ़ा है, N फाई बटे आई। L बराबर N फाई बटे आई, M बराबर N फाई बटे आई। लेकिन ध्यान रहे उसमें N2 फाई 2 बटे I1 इसलिए होता है क्योंकि धारा पहली कुंडली में बहती है, चुंबकीय फ्लक्स दूसरी कुंडली से बद्ध होता है म्यूचुअल वाले। इस वाले में चूंकि एक ही कुंडली है तो ये समस्या भी खत्म है।
N1 है, N2 है, I1 है, I2, ठीक। तो L बराबर N5/I, इसको बना दो समीकरण नंबर 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब फाई का मान समीकरण सेकंड से उठा के कहाँ पे रखो, यहाँ से उठा के यहाँ पे रखो, तो इसलिए L विल बी इक्वल टू N का मान तो है ही है, N तो ये है, फाई का मान है μ0 NIR/2 N फाई का मान μ0 NIR पाई भी तो है इसमें, यहाँ पे पाई भी है, ध्यान रहिए पाई नहीं छूटना चाहिए, और बट्टे में आई है, आई से आई कट जाएगा, बचेगा L बराबर μ0 पाई N गुणा होके N का स्क्वायर R/2 μ0 पाई N स्क्वायर R/2, इसको बना दो समीकरण नंबर 5, और मात्रक जरूर लिखने हैं। क्या आएगा मात्रक? मात्रक आएगा हेनरी, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्या, किसी समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, वृत्ताकार कुंडली का। ध्यान दें, आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कुछ पूछना है? ठीक, यहाँ पे ये आर्टिकल भी समाप्त हो, ठीक है ना। एक छोटी सी आर्टिकल और आपको बता रहा हूँ, और वो आर्टिकल है कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। इसको भी मैं यहीं पे, नेक्स्ट आर्टिकल है कि कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल संचित स्थितिज ऊर्जा का मतलब है स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो अब कहाँ से आएगी पोटेंशियल एनर्जी? सबसे पहली बात तो ये कि कुंडली में पोटेंशियल एनर्जी आएगी कहाँ से और कितनी आएगी, ये बात की बात है। सपोज के लिए कोई कुंडली है, सपोज के लिए यही कुंडली है, ठीक है ना। जब इस कुंडली को हम धारा देते हैं, धारा प्रोवाइड करते हैं इस कुंडली में, तो जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता है, आप जानते हैं कि धारा का मान, जब हम इस कुंडली को धारा देंगे तो इस कुंडली में एक क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा उस कारक का विरोध करेगा जिससे खुद उत्पन्न होगा। लेंज का नियम यही बोलता है। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल किससे उत्पन्न हो रहा है? धारा, जब हम इसमें धीरे धीरे धारा का मान क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, धारा का मान परिवर्तन कर रहे हैं। तो कुंडली में हम इसमें धारा दे रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि हम उसमें धारा का मान धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम धारा का मान परिवर्तित करते हैं कुंडली में या बढ़ाते हैं इस समय, तो क्या होगा कि कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है। तो धारा देने पर हम कुंडली को धारा देंगे, धारा किसको देंगे हम, कुंडली को। तो कुंडली में उत्पन्न हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न हो जाएगा। अब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल वो किसका विरोध करेगा, धारा बढ़ने का। क्या करेगा, करेगा नहीं करेगा, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल की टेंडेंसी है कि उस कारक का विरोध करता है जिससे कि उत्पन्न होता है, तो ये विरोध करेगा धारा के बढ़ने का। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम उसको और धारा देंगे तो हमें इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो धारा बढ़ाने में धारा बढ़ाने में या एक निश्चित जितने आपने उसको संतृप्त धारा देनी है, ठीक है, मैक्सिमम धारा देनी है, धारा बढ़ाने में प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेरित धारा उत्पन्न करेगा। प्रेरित धारा मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करेगी, उसके उल्टे जाएगी, ठीक है। तो और धारा बढ़ाने के लिए हमें
इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूँ ये थ्योरी का पार्ट है, कार्य करना पड़ेगा। और यही जो कार्य है भाई वो किसमें संचित होगा, यही कार्य है कुंडली में किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। बात समझ आई? जब हम किसी कुंडली में धारा का मान धीरे धीरे परिवर्तित करते हैं या बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा के बढ़ने का क्या करेगा, विरोध करेगा। और इसलिए हमें कुंडली को और अधिक धारा देने के लिए या कुंडली में धारा का मान बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। लड़ना मतलब युद्ध नहीं करना, लड़ने का मतलब है कार्य करना पड़ेगा। और कार्य करना है, जो कार्य होगा, जो हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा वही कार्य किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है ना। अब कुंडली का यहाँ पे ये थोड़ा सा है, 2 लाइन का है कि यदि कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व लिख दूं इसको, स्वप्रेरकत्व बराबर L हो, और कुंडली में जो स्थायी धारा जो हमें अंतिम धारा देनी है, सैचुरेटेड करंट, ये I0 हो। सैचुरेटेड करंट कितना हो, I0। तो कुंडली में संचित ऊर्जा, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा को U लिखते हैं। U के लिए सिंपल फॉर्मूला है हाफ LI0 का स्क्वायर 1/2 LI0 का। इस समीकरण नंबर फर्स्ट बना लो। इतना जूल, इतनी जूल ऊर्जा क्या होती है भाई, कुंडली में संचित होती है। जबकि कुंडली को हम क्या देते हैं, धारा देते हैं। क्लियर? तो ये छोटा सी आर्टिकल आपको याद रखो। हो गई इतनी बातें, क्लियर हो गई? 3 आर्टिकल मिटा दूं इसको, पक्का? ठीक। अब चूंकि एक चैप्टर अंतिम समाप्त होने की ओर है, और एक चीज और इसमें थोड़ी सी आपको कुछ चीजें कि जैसे स्वप्रेरकत्व के उदाहरण क्या हैं, अनुप्रयोग क्या हैं, तो ये चीजें थ्योरेटिकल चीजें केवल याद करना है, उसमें कुछ दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए इन चीजों को आप खुद पढ़ो। नेक्स्ट आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल इस चैप्टर का ये है भाई भंवर धारा। भंवर धारा या भंवर धाराएं, एडी करंट इसको बोलते हैं। ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में। भंवर धारा क्या होती है, भंवर समझते हो? भंवर समझते हो? आपने देखा होगा विशेषकर उन स्थानों पर जहां पर जल की 2 धाराएं मिल रही होती है, वहां पे एक भंवर बनता है और वो हमेशा वृत्ताकार होता है। और आप अगर कोई भंवर में फंस गया तो वो सीधे तो नीचे डुबा के ले जाता है, उसे बाहर नहीं निकल पाता। तो भंवर का मतलब है कि जहां पर जो तरंग है वो वृत्ताकार मार्ग पे घूमती है, गोल गोल। ठीक है। और उसकी जो टेंडेंसी है वो किसी भी वस्तु को नीचे खींचने की होती है। तो इसी के नाम पे, चूंकि ये पानी का भंवर जैसा बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, भंवर धारा। अब होता क्या है कि अगर सपोज के लिए परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में आप जानते हैं कि जब किसी बंद परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है भाई, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम कोई धातु का टुकड़ा लें, कोई धातु का टुकड़ा हम परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखें, परिवर्ती का मतलब क्या होता है, जो कि वेरिएबल है, चेंज हो रहा लगातार। तो क्या होता है कि अगर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में कोई धातु का टुकड़ा गति करे या फिर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो, गति भी हो सकती है। अगर चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है तो हम उसमें
धातु के टुकड़े को क्या करा सकते हैं, गति करा सकते हैं। तो अगर कोई चुंबकीय धातु का टुकड़ा जो है परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो तो धातु के टुकड़े के पूरे आयतन में एक प्रकार का करंट उत्पन्न होता है, और वो जो भंवर धारा है उस धारा को बोलते हैं भंवर धारा। ठीक है ना। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है एक समान, इसको मैं सपोज के लिए क्रॉस से दिखा रहा हूं, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। अब एक समान इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हम इस समय जो धातु का टुकड़ा है उसको चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालेंगे या उसको चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराएंगे तो परिवर्ती हो जाएगा अपना आप ही, तो उससे बाद चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और ये कोई धातु का टुकड़ा है, इसको हम बाहर की ओर खींच लें। ठीक है ना। तो बाहर की ओर अगर हम इसको खींच रहे हैं तो इसके आयतन में एक धारा उत्पन्न होगी जिसकी जो टेंडेंसी होगी भाई वो वृत्ताकार होगी, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पानी का भंवर होता है, इसीलिए इसको भंवर धारा भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब भंवर धारा कभी कभी तो इतनी ज्यादा उत्पन्न होती है कि जो धातु का टुकड़ा है वो गर्म हो सकता है, बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है और पिघल सकता है, इतना गर्म हो सकता है। तो जब हम किसी धातु के टुकड़े को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या फिर चुंबकीय क्षेत्र से हम उसको बाहर की ओर खींचते हैं या फिर बाहर अंदर प्रवेश कराते हैं तो उसके आयतन में उसके आयतन से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन होने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और वो जो प्रेरित धारा होती है वो भंवरों के रूप में उत्पन्न होती है और इसी को भंवर धारा बोलते हैं। अगर हम इसको अगर हम अंदर भी प्रवेश कराएं तो भंवर धारा की जो दिशा होगी, देखो इस भंवर धारा के कारण क्या होगा कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र फिर से उत्पन्न होगा। कोई भी धारा जो है अपने साथ अपने चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो भंवर धारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। तो होता क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनो, कि जब हम धातु की किसी प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर खींचते हैं तो भंवर धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो जो है चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाए, यानी कि उसकी दिशा ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हुई होगी, बी की दिशा, जिससे कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा और हम इसको जब बाहर की ओर खींचेंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। इसी के ठीक उल्टा अगर चुंबकीय क्षेत्र इधर को है, ध्यान दो, ये चुंबकीय क्षेत्र है एक समान चुंबकीय क्षेत्र और हम धातु के टुकड़े को उसमें प्रवेश करा रहे हैं, धातु के टुकड़े को इसमें प्रवेश कराए तो क्या होगा, भंवर धारा फिर से उत्पन्न होगी, लेकिन अब भंवर धारा की दिशा इस प्रकार से होगी कि वो इसका विरोध करेगी भाई, चुंबकीय क्षेत्र में जाने का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो दोनों स्थितियों में अगर हम किसी धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर भी खींचे या फिर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लाए तो दोनों स्थितियों में हमें कार्य करना पड़ेगा। हमें लगेगा कि एक बल के विरुद्ध, चुंबकीय बल के विरुद्ध हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। कारण उसका मैंने आपको बता दिया, भंवर धारा की दिशा हमेशा इस प्रकार से होती है कि वो अपनी जो जिसमें भंवर धारा उत्पन्न हो रही है भाई उसकी गति का विरोध करती है। अगर ये बाहर की ओर जा रहा है तो भंवर धारा इस चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयत्न करती है, ये अंदर की ओर आ रहा है तो भंवर धारा इस चुंबकीय क्षेत्र को के विरुद्ध जाएगी और उसको घटाने का क्या करेगी, प्रयत्न करेगी। तो इसको बोलते हैं भंवर धारा। परिभाषा सिंपल सी 2 लाइन की है कि अगर यदि कोई भी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो या किसी धातु के टुकड़े को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल रहे हैं या उसमें प्रवेश करा रहे हैं तो उसके आयतन में एक प्रकार की धाराएं प्रेरित हो जाती हैं जिनका आकार, जिनकी जो दिशा होती है वो वृत्ताकार होती है, ठीक उसी प्रकार जैसे जल में उत्पन्न भंवर होते हैं। और इन्हीं धाराओं को हम क्या बोलते हैं, भंवर धारा बोलते हैं। और भंवर धारा के कारण क्या होता है कि जो धातु का टुकड़ा है वो काफी गर्म हो सकता है, उसमें ऊर्जा का काफी ज्यादा ह्रास होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो डायनमो है या फिर जो ट्रांसफार्मर है उनकी जो क्रॉड है भाई उसको जो है एक धातु का टुकड़ा फिर भी लपेट सकते थे हम, नर्म लोहे की क्रॉड होती है। आप देखोगे कि वो नर्म लोहे की जो क्रॉड है वो सिंगल लोहे का टुकड़ा नहीं होता है बल्कि उसमें लोहे की पत्तियां होती हैं, कई सारी पत्तियां, और वो लैमिनेटेड होती है। लैमिनेटेड का मतलब है एक दूसरे से वैद्युत रूप से पृथक्कृत होती है, उसमें पॉलिश की जाती है। तो जो डायनमो है या फिर जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो क्रॉड है वो इसीलिए जो है एक टुकड़े में नहीं बनाई जाती बल्कि क्या बनाई जाती है, कई सारी चक्तियों को मिला के बनाई जाती है। उससे क्या होता है, उससे प्रतिरोध बढ़ जाता है और प्रतिरोध बढ़ने से क्या होगा, भंवर धाराओं का मान क्या होगा, कम हो जाता है।
अगर इस धातु का टुकड़ा जिसको हम घुमा रहे हैं इसका प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उत्पन्न भंवर धाराएं उतनी ही क्या होंगी, कम हो। तो जो डायनेमो, इसका जो उदाहरण है वो यही है कि भाई जो डायनेमो और जो ट्रांसफार्मर है मेनली उनकी जो क्रॉड है जिस पर कि धातु के तांबे के तार लिपटे रहते हैं उसको बोलते हैं क्रॉड। अगर आप उसको कभी तोड़ के देखो, छोटा सा आता है ट्रांसफार्मर, आपको किसी भी खराब मैकेनिक के वहां मिल जाएगा, घरों में मिल जाएगा, टीवी खराब हो, ठीक। तो क्या होता है, पुरानी वाली टीवी नई में नहीं है, एलईडी वाले में बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रहे। तो जो पुरानी वाली टीवी है उनके अंदर मिल जाएगा ट्रांसफार्मर। तो आप देखोगे कि उस ट्रांसफार्मर को अगर आप खोलोगे तो जो तार है वो भी लेमिनेटेड होते हैं, वो पहले आपको बता चुका है। और जो क्रॉड होती है जिसमें वो तार लिपटे होते हैं, स्क्वायर क्रॉड होती है, बीच में खोखला होता है और एक दूसरे के ऊपर पट्टी बना के इतनी मोटी पट्टी बनाई जाती है, ठीक है ना। तो जितना बड़ा ट्रांसफार्मर उतनी बड़ी क्रॉड। तो वो जो क्रॉड है उन पे पॉलिश की जाती है, बार्निश की जाती है और एक दूसरे के ऊपर रख के तब उस पर तार लपेटे जाते हैं। उसके लिए उसका कारण यही है क्योंकि ताकि उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न कम से कम हो, ऊर्जा का ह्रास या फिर करंट का जो ह्रास है, धारा का जो ह्रास है विद्युत, वो कम से कम हो। बात समझ में आ गई। तो ये भंवर धाराएं हैं, ये भी एग्जाम में 1-2 नंबर में पूछा जाता है कि भंवर धाराएं क्या होती हैं, इसके अनुप्रयोग बताओ। भंवर धाराओं को कम करने का क्या तरीका है, ये मैं आपको सारे बता चुका हूँ। कम करने का तरीका क्या है कि जो डायनेमो और उसकी जो क्रॉड है उसको सिंगल लोहे के टुकड़े या सिंगल धात्विक टुकड़ा न बना के क्या करते हैं, छोटी छोटी पट्टियों को आपस में वार्निश करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, चिपका देते हैं और फिर क्रॉड बनाते हैं, ठीक है। तो ये है धारा और इसके साथ ही इस चैप्टर का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो आज यहीं पे समाप्त करता हूँ।